दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग देखने वाले हैं समायोजन प्रविष्टि एवं अंतिम खाते से एमसीक्यू, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट एंट्री। जितने भी लोग इस चैनल पे नए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंतिम खाते तैयार करते समय छूटे हुए लेन देनों को लेखा पुस्तकों में सम्मिलित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ए पुस्तपालन, बी समायोजनाएं, सी लेखांकन, डी ये सभी। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, अंतिम खाते तैयार करते समय छूटे हुए लेन देनों को लेखा पुस्तकों में सम्मिलित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो देखिए, जब आप फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं और फाइनल अकाउंट तैयार करते समय तक कोई भी ट्रांजैक्शन जो छूटा हुआ रहता है उसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐड करते हैं, सम्मिलित करते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो देखिए, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं समायोजनाएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडजस्टमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, समायोजनाएं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। लेखा पुस्तकों में समायोजन प्रविष्टियां करने का उद्देश्य होता है। ए अशुद्धियों को ज्ञात करने हेतु, बी सकल लाभ ज्ञात करने हेतु, सी सत्य एवं उचित वित्तीय परिणामों को ज्ञात करने हेतु, डी उपरोक्त सभी। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेखा पुस्तकों में समायोजन प्रविष्टियां करने का उद्देश्य होता है। तो देखिए, जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री करते हैं और उसमें जो एडजस्टमेंट की एंट्री करते हैं, तो उसका जो मेन उद्देश्य जो होता है, मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है, वो क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, सत्य एवं उचित वित्तीय परिणामों को ज्ञात करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आहरण पर ब्याज खाता हस्तांतरित किया जाता है। ए लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, बी लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में, सी चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, आहरण पर ब्याज खाता हस्तांतरित किया जाता है। तो देखिए, आहरण पर ब्याज खाता कहने का मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो बिजनेस के लिए इनकम होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में। देखिए, लाभ हानि खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं, उसके क्रेडिट पक्ष में हम लोग इनडायरेक्ट इनकम को लिखते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। पूर्वदत्त व्ययों को लाभ हानि खाते में किस प्रकार प्रकट करते हैं? ए डेबिट हुए व्यय में से घटाकर, बी डेबिट हुए व्यय में से जोड़कर, सी क्रेडिट पक्ष में लिखकर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, पूर्वदत्त व्ययों को लाभ हानि खाते में किस प्रकार प्रकट करते हैं? तो देखिए, पूर्वदत्त व्यय को हम लोग कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, और प्रीपेड एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, लाभ हानि खाते में डेबिट हुए व्यय में से घटाकर दिखाते हैं, ठीक है। जो एक्सपेंस होता है उसमें से हम लोग इसको घटा देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, डेबिट हुए व्यय में से घटाकर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। उपार्जित ब्याज दिखाया जाता है। ए व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में, बी लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में, सी लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, डी लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में ब्याज में जोड़कर। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, उपार्जित ब्याज दिखाया जाता है। तो उपार्जित ब्याज को हम लोग कहते हैं एक्रूड इंटरेस्ट, और एक्रूड इंटरेस्ट वो होता है जो आप अर्न तो किए हैं बट रिसीव नहीं किए हैं, ठीक है, अर्न बट नॉट रिसीव्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में ब्याज में जोड़कर, जो पहले से ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है, उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं इसको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अनुपार्जित कमीशन दिखाया जाता है। ए लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में कमीशन में घटाकर, बी लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में कमीशन में जोड़कर, सी लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में कमीशन में घटाकर, डी लाभ हानि खाते में नहीं दिखाया जाता है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, अनुपार्जित कमीशन दिखाया जाता है, तो अनअर्न्ड कमीशन जो है वो दिखाया जाता है। देखिए, ऑप्शन में दिए हुए हैं, लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में कमीशन में घटाकर। तो देखिए, क्या होता है कि ये जो कमीशन होता है वो एडवांस कमीशन होता है, यानी एडवांस रिसीव्ड कमीशन होता है, ठीक है, पहले ही ये कमीशन मिल गया रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में कमीशन में घटाकर, जो पहले जो कमीशन रहता है उस कमीशन में से हम लोग घटा देते हैं जो भी अनअर्न्ड कमीशन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अदत्त वेतन प्रदर्शित किया जाएगा यदि समायोजन न हुआ हो तो? ए व्यापार खाते एवं चिट्ठे में, बी लाभ हानि खाते एवं आर्थिक चिट्ठे में, सी व्यापार खाते एवं लाभ हानि खाते में, डी केवल आर्थिक चिट्ठे में। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है,
अदत्त वेतन प्रदर्शित किया जाएगा यदि समायोजन न हुआ हो तो अदत्त वेतन कहने का मतलब है आउटस्टैंडिंग सैलरी को प्रदर्शित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? और यदि समायोजन न हुआ हो तो यानी कि इसका कोई एडजस्टमेंट अगर नहीं हुआ है तो इसको कहाँ हम लोग दिखाएंगे? तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है व्यापार खाते और चिट्ठे में। तो देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी सैलरी जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो व्यापार खाते में तो कभी नहीं आएगा। और ऑप्शन बी में दिया हुआ लाभ हानि खाते और आर्थिक चिट्ठे में। तो देखिए ये लाभ हानि खाते में भी आएगा और आर्थिक चिट्ठे में भी आएगा। तो लाभ हानि खाते में कैसे आएगा? जैसे कि पहले जो सैलरी दिया हुआ है उसमें क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो कि बकाया सैलरी होता है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। और आर्थिक चिट्ठे के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे क्योंकि ये एक करेंट लायबिलिटी की तरह होता है, क्योंकि ये सैलरी जो है आपको देना है, इसका पेमेंट करना है, बकाया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा लाभ हानि खाते और आर्थिक चिट्ठे में। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तलपट में प्रदर्शित उपार्जित ब्याज दिखाया जाएगा। ए केवल लाभ हानि खाते में, बी केवल आर्थिक चिट्ठे में, सी लाभ हानि खाते और आर्थिक चिट्ठे दोनों में, डी कहीं नहीं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है तलपट में प्रदर्शित उपार्जित ब्याज दिखाया जाएगा, तो तलपट कहने का मतलब ट्रायल बैलेंस में जो प्रदर्शित उपार्जित ब्याज, तो उपार्जित ब्याज को हम लोग एक्रूड इंटरेस्ट कहते हैं। तो तलपट में जो हम लोग दिखाते हैं एक्रूड इंटरेस्ट, तो उसको कहाँ दिखाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा केवल आर्थिक चिट्ठे में, यानी कि केवल बैलेंस शीट में। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अदत्त व्ययों का परिणाम होगा ए पूंजी में कमी दायित्व में वृद्धि, बी पूंजी में वृद्धि दायित्व में वृद्धि, सी दायित्व में कमी पूंजी में कमी, डी संपत्ति में वृद्धि दायित्व में कमी। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है अदत्त व्ययों का परिणाम होगा। अदत्त व्यय को हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो होता है जिसका पेमेंट करना बाकी होता है, यानी कि देना बाकी होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ पूंजी में कमी दायित्व में वृद्धि, तो कैपिटल कम होगा और लायबिलिटी जो है उसकी वृद्धि होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा पूंजी में कमी दायित्व में वृद्धि, यानी कि आपका कैपिटल कम होगा और लायबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। उपार्जित किंतु अप्राप्त आय का परिणाम होगा ए दायित्व में वृद्धि पूंजी में वृद्धि, बी संपत्ति में वृद्धि दायित्व में वृद्धि, सी पूंजी में वृद्धि संपत्ति में वृद्धि, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया उपार्जित किंतु अप्राप्त आय का परिणाम होगा, यानी कि एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड इनकम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी पूंजी में वृद्धि संपत्ति में वृद्धि, यानी कि आपका कैपिटल भी बढ़ेगा और एसेट भी बढ़ेगा, ठीक है। ये तो इनकम ही है, मतलब कि अभी रिसीव नहीं हुआ है बट रिसीव होने वाला है, ठीक है, प्राप्त होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा पूंजी में वृद्धि संपत्ति में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। अनुपार्जित कमीशन है ए संपत्ति, बी दायित्व, सी कृत्रिम संपत्ति, डी संदिग्ध दायित्व। तो अनअर्न्ड कमीशन जो है वो दायित्व है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा दायित्व। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। पूर्वदत्त बीमा की प्रकृति है ए व्यक्तिगत खाता, बी नाममात्र खाता, सी वास्तविक खाता, डी समायोजन खाता। तो पूर्वदत्त कहने का मतलब है कि प्रीपेड इंश्योरेंस की जो प्रकृति है वो व्यक्तिगत खाता कहलाएगा, यानी कि पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा व्यक्तिगत खाता। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। उपार्जित ब्याज को आर्थिक चिट्ठी में दिखाया जाता है ए संदिग्ध दायित्व, बी कृत्रिम संपत्ति, सी चालू संपत्ति, डी चालू दायित्व। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि उपार्जित ब्याज को आर्थिक चिट्ठी में दिखाया जाता है, यानी कि जो एक्रूड इंटरेस्ट होते हैं उसको बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है? तो बैलेंस शीट में उसको चालू संपत्ति के रूप में दिखाया जाता है, यानी जिसको हम लोग करेंट एसेट कहते हैं। क्योंकि देखिए ये इंटरेस्ट जो है आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो मिलने वाला है तो आपके लिए ये क्या हो गया? एसेट हो गया। और ये कौन सा एसेट हो गया? करेंट एसेट हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा चालू संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। प्रारंभिक स्टॉक प्लस क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय माइनस अंतिम स्टॉक का परिणाम क्या होगा? ए विक्रय किए माल की लागत, बी विक्रय, सी सकल हानि, डी सकल लाभ। जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रारंभिक स्टॉक जिसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, प्लस क्रय यानी कि परचेज, प्लस प्रत्यक्ष व्यय यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, ठीक है। तो ये करेंगे तो क्या निकलेगा? देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलता है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलता है, यानी जिसको हम लोग विक्रय किए माल की लागत कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे।
आवक गाड़ी भाड़े को लिखा जाता है? ए लाभ हानि खाता, बी विक्रय में से घटाया जाता है, सी व्यापार खाते के डेबिट में, डी अंतिम स्टॉक में जोड़ना। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ आवक गाड़ी भाड़े को लिखा जाता है, तो देखिए आवक गाड़ी भाड़े कहने का मतलब कि आप कुछ सामान परचेज किए हो और परचेज करने के बाद जो सामान आप मंगवाते हैं और उसमें जो गाड़ी का और भाड़े का जो एक्सपेंस होता है, ठीक है, तो उसको आप कहाँ शो करते हैं, कहाँ दिखाते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, व्यापार खाते के डेबिट में, यानी कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, व्यापार खाते के डेबिट में। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। आरंभिक स्टॉक 25,000, क्रय 20,000, क्रय वापसी 2,000, मजदूरी 2500, अंतिम स्टॉक 10,000, विक्रय किए माल की लागत होगी। ए 35,500, बी 50,000, सी 40,500, डी 59,500। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है आरंभिक स्टॉक यानी कि जिसको ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, तो 25,000 रुपया है और परचेज किए उसमें 20,000, तो उसमें ऐड कर दिए, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज किए तो कितना हो गया 45,000, 45,000। फिर है क्रय वापसी, ठीक है, क्रय वापसी में 2,000 अब घटा दीजिए तो 43,000, 43,000 हो गया। और मजदूरी इसमें 2,500 रुपये ऐड कर दीजिए तो 43 और 2 45,500 रुपया हो गया। फिर अंतिम स्टॉक, तो अंतिम स्टॉक हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए। तो 10,000 अगर आप माइनस करेंगे तो 35,500 रुपया आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा 35,500। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। सकल लाभ 50,000, विक्रय किए गए माल की लागत रुपया 40,000, विक्रय का मूल्य क्या होगा? ए 10,000, बी 50,000, सी 90,000, डी 40,000। देखिए जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि सकल लाभ यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है 50,000 रुपया है और विक्रय किए गए माल की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 40,000 रुपया है। तो देखिए विक्रय का मूल्य क्या होगा, यानी कि जो आप सेल किए हैं उसका जो प्राइस है, वैल्यू है, वो क्या होगा? तो आपका क्वेश्चन में दे रहा है कि शुद्ध लाभ यानी कि सकल लाभ जो है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है 50,000 है और माल की जो लागत है वो 40,000 रुपया है। तो 50,000 आपका प्रॉफिट है और 40,000 लागत है, तो 40,000 में 50,000 आप ऐड कर देंगे तो वो आपका सेल प्राइस होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा 90,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। अर्जित सकल लाभ रुपया 20,000, क्रय रुपया 12,000, विक्रय लागत रुपया 40,000, प्रारंभिक स्टॉक रुपया 10,000, तो विक्रय होगा। ऑप्शन दिया हुआ है ए ₹72,000, रुपया 60,000, सी रुपया 82,000, डी रुपया 70,000। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है अर्जित सकल लाभ यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है 20,000 है और परचेज किया गया 12,000 रुपये में और विक्रय लागत जो था वो 40,000 और ओपनिंग स्टॉक जो है 10,000 रुपये है, तो विक्रय होगा। तो देखिए विक्रय क्या होगा, यानी कि देखिए ग्रॉस प्रॉफिट जो है 20,000 रुपया दिया हुआ है और विक्रय का जो लागत है वो 40,000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। तो लाभ और लागत ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो विक्रय का अमाउंट निकल जाएगा, यानी कि 40 और 20,000 करेंगे तो 60,000 होगा। तो 60,000, इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा 60,000। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। विक्रय 10,000 रुपया, सकल लाभ की दर 25%, क्रय 65,000 रुपया, प्रत्यक्ष व्यय 10,000 रुपया, तो विक्रय लागत होगी ए 75,000, बी 1,75,000, सी 25,000, डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है विक्रय 1 लाख यानी कि सेल जो है वो 1 लाख है और सकल लाभ की दर विक्रय पर यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट रेट जो है 25% है सेल पे, और क्रय 65,000 रुपया, परचेज जो है 65,000 रुपया है और प्रत्यक्ष व्यय जिसको डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं 10,000 रुपया है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का जो फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है। तो परचेज कितना है 65,000, 65,000 रुपया है और डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो 10,000 रुपया है, ठीक है। और माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा 65,000 प्लस 10,000 75,000 रुपया, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो निकलेगा वो 75,000 रुपया निकलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा ₹75,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। विक्रय 30,000 रुपया, अंतिम स्टॉक 5,000 रुपया, क्रय 15,000 रुपया, प्रत्यक्ष व्यय 3,000 रुपया, सकल लाभ 9,000 रुपया, आरंभिक स्टॉक होगा ए 8,000 रुपया, बी 21,000 रुपया, सी 17,000 रुपया, डी 29,000 रुपया। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है विक्रय 30,000 यानी कि सेल जो है 30,000 रुपया है और अंतिम स्टॉक 5,000 रुपया है, क्रय
15,000 रुपया है। प्रत्यक्ष व्यय डायरेक्ट एक्सपेंस जिसको कहते हैं 3,000 रुपया है। सकल लाभ यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है 9,000 रुपया है। आपको ओपनिंग स्टॉक निकालना है यानी कि आरंभिक स्टॉक। तो देखिए विक्रय जो है 30,000 है और सकल लाभ जो है 9,000 है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है आप आसानी से निकाल लेंगे। 30,000 में 9,000 घटाएंगे तो 21,000 रुपया जो होगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक निकालना, तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग निकाल चुके हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का जो फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 21,000 रुपया निकला हुआ है और ओपनिंग स्टॉक हम लोग को निकालना है। तो ओपनिंग स्टॉक की जगह हम लोग ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। और परचेज देख लीजिए, परचेज कितना था, तो परचेज है 15,000 रुपये और डायरेक्ट एक्सपेंस जो है डायरेक्ट एक्सपेंस 3,000 रुपया है। तो 15 प्लस 3 करेंगे तो 18,000 होगा और क्लोजिंग स्टॉक इसमें से माइनस कर दीजिए। तो 5,000 आप माइनस कर देंगे तो 13,000 रुपया बचेगा। ठीक है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू 21,000 यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस जो आपका वैल्यू निकला है 13,000 रुपया। तो 21,000 माइनस 13,000 करेंगे तो 8,000 रुपया जो है ओपनिंग स्टॉक निकलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा 8,000। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। उत्पादन शुल्क दर्शाया जाता है ए क्रय में जोड़ा जाता है, बी व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में, सी लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, डी विक्रय में से घटाया जाता है। तो देखिए उत्पादन शुल्क जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्रय की राशि क्या होगी यदि प्रारंभिक स्टॉक 1750, अंतिम स्टॉक 750 एवं विक्रय लागत 11,000 हो। तो ए रुपया 10,000, बी रुपीज़ 12,000, सी रुपीज़ 13,500, डी रुपीज़ 8,500। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रय की राशि क्या होगी यदि प्रारंभिक स्टॉक 1750 यानी ओपनिंग स्टॉक जो है 1750 है और अंतिम स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक जो है 750 है एवं विक्रय लागत यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है 11,000 रुपया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं। तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट दिया हुआ है 11,000 रुपया और ओपनिंग स्टॉक 1750 प्लस परचेज करेंगे और माइनस क्लोजिंग स्टॉक 750 रुपया माइनस करेंगे। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक में आप 750 माइनस कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगा 1750 माइनस 750 यानी कि 1,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है 11,000। तो परचेज इक्वल टू 11,000 माइनस 1,000 करेंगे तो 10,000 रुपया आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा 10,000। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। अंतिम स्टॉक ज्ञात करने का सही सूत्र है ए आरंभिक स्टॉक प्लस परचेज माइनस विक्रय माल की लागत, बी आरंभिक स्टॉक प्लस विक्रय माल की लागत माइनस क्रय, सी क्रय प्लस विक्रय लागत माइनस आरंभिक स्टॉक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ अंतिम स्टॉक ज्ञात करने का सही सूत्र है यानी कि क्लोजिंग स्टॉक का जो फॉर्मूला होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा आरंभिक स्टॉक यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। लाभ हानि खाता है ए व्यक्तिगत खाता, बी अवास्तविक खाता, सी वास्तविक खाता, डी समायोजन खाता। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा अवास्तविक खाता। लाभ हानि खाता है अवास्तविक खाता। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक को दिखाया जाता है आर्थिक चिट्ठे में, व्यापार खाते में, लाभ हानि खाते में, व्यापार खाते में और आर्थिक चिट्ठे में। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक जो है उसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक को एक तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं और दूसरा कहाँ दिखाते हैं आर्थिक चिट्ठे में, बैलेंस शीट में दिखाते हैं, एसेट साइड में। ठीक है, उसको हम लोग करंट एसेट मानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा व्यापार खाते और आर्थिक चिट्ठे में। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। अदत्त व्ययों को दिखाया जाता है व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, दोनों के क्रेडिट पक्ष में, व्यय में से घटाकर, दोनों के डेबिट पक्ष में, व्यय में जोड़कर। तो अदत्त व्यय जिसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होता है आपके लिए लायबिलिटी होती है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं। कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में जो एक्सपेंस होता है उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। तो इस क्वेश्चन में डी होगा दोनों के डेबिट पक्ष में व्यय में जोड़कर। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। लाभ हानि खाता प्रकट करता है ए शुद्ध लाभ या हानि, शुद्ध हानि, सी सकल लाभ या हानि, डी शुद्ध लाभ। तो देखिए लाभ हानि खाता जो है प्रकट करता है शुद्ध लाभ या हानि। ठीक है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा शुद्ध लाभ या हानि। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। लाभ हानि खाते के डेबिट में दिखाए जाते हैं प्रत्यक्ष व्यय, संचालन व्यय, गैर संचालन व्यय, संचालन व्यय, अप्रत्यक्ष व्यय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है लाभ हानि खाते के डेबिट में दिखाए जाते हैं यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बनाते हैं तो उसमें डेबिट में क्या क्या दिखाए जाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा गैर संचालन व्यय, संचालन व्यय,
अप्रत्यक्ष व्यय, संचालन व्यय को हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं, ठीक है। और अप्रत्यक्ष व्यय जो होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, गैर संचालन व्यय, संचालन व्यय, अप्रत्यक्ष व्यय। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, व्यापार खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। ए पूंजी खाते में, बी लाभ हानि खाते में, सी आर्थिक चिट्ठे में, डी लाभ हानि नियोजन खाते में। तो देखिए व्यापार खाते जब आप बनाते हैं तो उसका जो शेष निकलता है यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी निकलता है तो उसको हम लोग ट्रांसफ़र कहाँ करते हैं, तो उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। अगर प्रॉफिट होता है तो उसको हम लोग डेबिट साइड में दिखाते हैं, अगर लॉस होता है तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, लाभ हानि खाते में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, लाभ हानि खाते में। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, लाभ हानि खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। ए पूंजी खाते में, बी लाभ हानि खाते में, सी आहरण खाते में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए लाभ हानि खाते का शेष यानी कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। तो वो जो अमाउंट निकलता है उसको हम लोग ट्रांसफ़र कहाँ करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी अमाउंट होते हैं उसको हम लोग बैलेंस शीट के कैपिटल में ऐड करेंगे या तो लेस करेंगे। अगर प्रॉफिट निकलता है तो ऐड करते हैं, अगर लॉस होता है तो लेस करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, विक्रय निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। ए सकल लाभ माइनस विक्रित माल की लागत, बी विक्रित माल की लागत माइनस सकल लाभ, सी सकल लाभ प्लस विक्रित माल की लागत, डी विक्रित माल की लागत प्लस सकल लाभ। तो देखिए सेल जो है आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो सेल जो होता है सेल करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस उसमें जो प्रॉफिट होता है तो उसको हम लोग सेल कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी आपका कॉस्ट होता है और उस पर जो प्रॉफिट होता है वो टोटल जो ऐड होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सकल लाभ इक्वल टू सेल होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, विक्रित माल की लागत प्लस सकल लाभ। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, लागत मूल्य पर 20% लाभ अर्जन की दर विक्रय मूल्य के किस प्रतिशत के बराबर होगी। ए 25%, बी 30%, सी 16.67%, डी 15%। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, निम्नलिखित में विक्रय ज्ञात किया जा सकता है। ए सकल लाभ प्लस विक्रय लागत प्लस संचालन व्यय, बी सकल लाभ प्लस विक्रय लागत माइनस संचालन व्यय, सी शुद्ध लाभ प्लस विक्रय लागत प्लस संचालन व्यय, डी शुद्ध लाभ माइनस संचालन व्यय प्लस विक्रय लागत। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, शुद्ध लाभ प्लस विक्रय लागत प्लस संचालन व्यय। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, शुद्ध लाभ ज्ञात कीजिए। सेल दिया हुआ है 4,20,000, संचालन व्यय ऑपरेटिंग एक्सपेंस 50,000 दिया हुआ है, सकल लाभ दिया हुआ है 2,50,000 यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट, और विक्रय लागत दिया हुआ है 17,000 रुपया। ऑप्शन है 6,70,000, बी में है 89,000 और सी में 2 लाख रुपया और डी में है 4,20,000 रुपया। तो आपको शुद्ध लाभ ज्ञात करना है यानी कि नेट प्रॉफिट ज्ञात करना है। तो नेट प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 2,50,000 दिया हुआ है, ठीक है। और अदर इनकम देख लीजिए, अगर कोई अदर इनकम है तो इसमें हम लोग ये करेंगे, लेकिन अदर इनकम नहीं है, ठीक है। और इन डायरेक्ट एक्सपेंस जो है 50,000 रुपया है। तो 2,50,000 में हम लोग 50,000 रुपया माइनस कर देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 लाख रुपया आएगा। तो शुद्ध लाभ जो होगा वो 2 लाख रुपया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, 2 लाख। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, शुद्ध लाभ ज्ञात कीजिए। विक्रय माइनस विक्रय लागत, बी विक्रय माइनस सकल लाभ माइनस संचालन व्यय, सी सकल लाभ प्लस संचालन व्यय माइनस विक्रय लागत, डी विक्रय माइनस विक्रय लागत माइनस संचालन व्यय। तो शुद्ध लाभ ज्ञात करने के लिए कह रहा है यानी कि नेट प्रॉफिट आपको निकालना है। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग करेंगे विक्रय यानी सेल माइनस विक्रय लागत कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस संचालन व्यय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, विक्रय माइनस विक्रय लागत माइनस संचालन व्यय। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, बिक्री 26,000 रुपया, संचालन व्यय 5,400, विक्रय लागत 19,000 रुपया, शुद्ध लाभ होगा ए 1,600 रुपया, बी 12,000 रुपया, सी 2,600 रुपया, डी 7,000 रुपया। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिक्री है यानी कि सेल जो है 26,000 रुपया है और संचालन व्यय यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है 5,400 और विक्रय लागत 19,000 रुपया है। तो नेट प्रॉफिट निकालना। तो देखिए नेट प्रॉफिट हम लोग क्या करते हैं, सेल जो होता है उसमें हम लोग संचालन व्यय माइनस करते हैं और विक्रय लागत, पहले विक्रय लागत माइनस करते हैं फिर संचालन व्यय माइनस करते हैं, ठीक है। तो 26,000 रुपया में आप माइनस कर दीजिए 19,000 तो 7,000 आएगा और 7,000 में 5,400 माइनस करेंगे तो आएगा 1,600। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, रुपया 1,600। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, बिक्री रुपया 14,000, सकल लाभ 3,000, हानि 500, संचालन व्यय होगा ए ₹11,000, बी ₹3,500, सी ₹9,500, डी ₹10,500। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा 3,500 रुपया। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे,
शुद्ध हानि 500 रुपया, संचालन व्यय 1450 रुपया, विक्रय 2500 रुपया, सकल लाभ होगा ए 950 रुपया, बी 3950 रुपया, सी 2000 रुपया, डी 1050 रुपया। इस क्वेश्चन का आंसर 950 रुपया होगा ए। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। अंतिम स्टॉक 50,000 रुपया है, विक्रय लागत 70,000, सकल लाभ 5,000, क्रय 80,000, आरंभिक स्टॉक होगा ए 35,000 रुपया, बी 85,000 रुपया, सी 1,20,000 रुपया, डी 40,000 रुपया। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, अंतिम स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक जो है 50,000 रुपया है, विक्रय लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 70,000 रुपया, और सकल लाभ जिसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं 5,000 रुपया है, और क्रय जो है 80,000 रुपया यानी कि परचेज 80,000 रुपया है, और आरंभिक स्टॉक आपको निकालना है यानी ओपनिंग स्टॉक क्या होगा ये बताना है। तो देखिए फॉर्मूला जो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो अब देखिए हमको निकालना है ओपनिंग स्टॉक। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वैल्यू है 70,000 रुपया। ठीक है, और ओपनिंग स्टॉक की जगह आप ओपनिंग स्टॉक लिखिए। उसके बाद परचेज जो है, परचेज के जगह पे आप वैल्यू लिखिए 80,000 रुपया। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो माइनस 50,000 रुपया कर दीजिए। और उसके बाद ओपन जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वहाँ अमाउंट आप लिखिए 70,000। ओपनिंग स्टॉक प्लस 80,000 में 50,000 आप माइनस कर देंगे तो बचेगा 30,000 रुपया, यानी कि परचेज और परचेज में आप माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो बचेगा 30,000 रुपया। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 70,000 रुपया है। तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग आराम से निकाल लेंगे। 70,000 में 30,000 माइनस कर देंगे तो 40,000 रुपया निकलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी 40,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। आर्थिक चिट्ठा है ए खाता, बी जर्नल का भाग, सी वित्तीय विवरण, डी समायोजन खाता। तो आर्थिक चिट्ठा जिसको हम लोग बैलेंस शीट कहते हैं तो ये क्या है, तो देखिए बैलेंस शीट जो होता है वो वित्तीय विवरण होता है यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा वित्तीय विवरण। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। कृत्रिम संपत्ति है ए ख्याति, बी पेटेंट, सी ट्रेडमार्क, डी प्रारंभिक व्यय। तो देखिए ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क जो होते हैं वो अमूर्त संपत्ति होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा प्रारंभिक व्यय। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। अदत्त व्यय है चालू संपत्ति, चालू दायित्व, स्थायी संपत्ति, विविध व्यय। तो देखिए अदत्त व्यय जिसको हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होता है वो करंट लायबिलिटी के तहत आता है क्योंकि इसका पेमेंट आप बकाया रहता है, इसका पेमेंट आपको देना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा चालू दायित्व। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। ख्याति एक संपत्ति है, कृत्रिम संपत्ति, चालू संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, स्थायी संपत्ति। तो देखिए ख्याति, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क ये सब अमूर्त संपत्ति में आते हैं यानी कि इनटेंजिबल एसेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा अमूर्त संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। क्षयशील संपत्ति है ए फर्नीचर, बी कोयले का खान, सी ख्याति, डी प्रारंभिक व्यय। तो देखिए क्षयशील संपत्ति वो होती है जो प्रयोग एक बार प्रयोग किए हैं उसके बाद खत्म हो गया, यानी कि वो मतलब प्रयोग करते जाएंगे और वो खत्म होता जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा कोयले की खान। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। वे संपत्तियां जिनका कोई मूल्य न हो किंतु आर्थिक चिट्ठी में दर्शाई जाती कहलाती है। नाशवान संपत्ति, बी ह्रास योग्य संपत्ति, सी अमूर्त संपत्ति, डी कृत्रिम संपत्ति। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा कृत्रिम संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। निम्नलिखित में से अमूर्त संपत्ति नहीं है। ए ख्याति, बी तेल के कुएं, सी पेटेंट, डी ट्रेडमार्क। देखिए ख्याति, पेटेंट और ट्रेडमार्क जो है ये अमूर्त संपत्ति हैं। तेल के कुएं जो है वो अमूर्त संपत्ति नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा तेल के कुएं। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। निम्नलिखित में से क्षयशील संपत्ति नहीं है। ए अंश निर्गमन का बट्टा, बी कोयला खान, सी तेल के कुएं, डी चाय बागान। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा अंश निर्गमन का बट्टा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। ए संपत्ति इज इक्वल टू पूंजी प्लस दायित्व, बी संपत्ति प्लस पूंजी इक्वल टू दायित्व, सी संपत्ति प्लस दायित्व इक्वल टू पूंजी, डी सभी गलत है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। दायित्व रुपया 25,000, पूंजी रुपया 55,000 संपत्ति होगी।
देखिए इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल दिया हुआ है 55,000 रुपया और लाइबिलिटी जो है 25,000 रुपया दिया हुआ है, आपको एसेट निकालना है। तो एसेट इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यानी कि 25 और 55 जोड़ेंगे तो 80,000 रुपया का। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा 80,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, फर्नीचर क्रय करने का परिणाम होगा ए पूंजी में वृद्धि, बी संपत्ति में वृद्धि, सी दायित्व में कमी, डी पूंजी में कमी। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, फर्नीचर क्रय करने का परिणाम होगा ए पूंजी में वृद्धि, बी संपत्ति में वृद्धि, सी दायित्व में कमी, डी पूंजी में कमी। तो देखिए फर्नीचर जो होता है आपका एसेट होता है और एसेट आप परचेज करते हैं तो एसेट आपका इंक्रीज करता है, वृद्धि होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा संपत्ति में वृद्धि।